वेलकम यू ऑल। आराधना डिग्री कॉलेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग जो बीए थर्ड ईयर की जो हमारा सिलेबस में जो पोर्शन है उसको थोड़ा इंट्रोडक्शन के रूप में पढ़ने की कोशिश करते हैं। जो हमारे बीए थर्ड ईयर के टोटल 2 पेपर लगते हैं। जो फर्स्ट पेपर है वो हमारे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। और जो हमारा बीए थर्ड ईयर का जो सेकंड पेपर है वो लोक प्रशासन से रिलेटेड, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है। तो देखिए, ये जो हमारे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो फर्स्ट पेपर है उसका है, फर्स्ट यूनिट में हम लोगों को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का अर्थ और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का नेचर किस टाइप का है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अपने आप में कौन कौन से एरिया को कवर करता है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को डिफाइन किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो अंतरराष्ट्रीय संबंध अपने आप में विषय है, उसके बारे में ऐसा माना जाता है कि ये विषय ज्यादा पुराना नहीं है। ठीक है, इस विषय की स्टार्टिंग पॉइंट 1919 के अंदर अमेरिका के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, वेल्स यूनिवर्सिटी। वेल्स यूनिवर्सिटी के एक विद्वान थे अल्फ्रेड ज़िमर। उन्होंने ही सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय संबंध को एक स्वायत्त विषय के रूप में दर्जा दिलाने की कोशिश की थी। 1919 में ये विषय अपने स्टार्टिंग पॉइंट में था। लेकिन अगर हम ये देखें कि अंतरराष्ट्रीय संबंध का वास्तविक विकास कब से हुआ, तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों का वास्तविक विकास होना शुरू होता है 1945 के बाद। आपको पता होगा 1945 में वर्ल्ड जो पूरा एरिया था उसमें एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने आप में एंडिंग पॉइंट पे था और इसके बाद से हम लोगों के लिए ये जरूरी हो गया था कि आगे कोई वर्ल्ड वॉर नहीं हो। हम लोग उसको स्टडी करें कि आखिर जो वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज है, क्यों ऐसी चीज आती है, क्यों इस बात की नौबत आती है कि वर्ल्ड वॉर जैसी कंडीशन बने, वर्ल्ड वॉर जैसी परिस्थितियां बने। उसको स्टडी करने के लिए ये सब्जेक्ट अपने आप में बहुत ज्यादा परफेक्ट था। 1919 में स्टार्टिंग तो हो गया था, अल्फ्रेड ज़िमर ने कर दिया था वेल्स यूनिवर्सिटी से। लेकिन अगर हम वास्तविक रूप से अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का मेन वास्तविक विकास देखें तो 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो हमारे नॉर्थ अमेरिका वाला पोर्शन था और ये वेस्टर्न यूरोप वाला पोर्शन था, वहां के विद्वानों ने अंतरराष्ट्रीय संबंध को अच्छे से स्टडी करना स्टार्ट किया। अब देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अगर हम लोग देखें तो 2 तरीकों से इसका स्टडी किया जाता है विद्वानों की द्वारा। 2 मेन इसको पार्ट्स में क्लासिफाइड किया जाता है। एक जो मेन पार्ट है वो हमारा आदर्शवादी तरीका है। आदर्शवाद, अंतरराष्ट्रीय संबंध, यह स्टडी किया जाता है आदर्शवादी तरीके से, और दूसरा किया जाता है व्यवहारवाद की तरफ से। इन दोनों के पर्सपेक्टिव से हम लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आदर्शवाद जो थ्योरी है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, वो बेसिकली ये कहती है कि विश्व में शांति अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज के बीच में जो डिस्प्यूट होते हैं या जो वॉर वगैरह के लिए कंडीशन बनती है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है, वॉर जस्ट अपने आप में टेम्परेरी सिचुएशन है। अगर वर्ल्ड में एक देश का दूसरे देशों के साथ में अंतरराष्ट्रीय संबंध, जितने भी अपने यूनिवर्सल जो भी यूएनओ वगैरह है, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो सही से वर्क करे। सबसे मेन आदर्शवाद का सबसे मुख्य जो पॉइंट रहा था वो रहा था शांति, कि विश्व में एक देश का दूसरे देश के साथ में शांति स्थापित रहे। वर्ल्ड में वॉर जो है ना वो जस्ट टेम्पररी किसी भी बात का सॉल्यूशन है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए आदर्शवादी जो उपागम है अंतरराष्ट्रीय संबंध का, वो अपने आप में शांति को तवज्जो देता है। आदर्शवादी उपागम जब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, तो आदर्शवादी उपागम में बहुत सारे विद्वान आते हैं। मुख्य रूप से बड़े बड़े विद्वान इमानुएल ऑगस्ट कांटे का नाम लिया जाता है, डोले का नाम लिया जाता है जिन्होंने शांति का सिद्धांत दिया था, वुड्रो विल्सन का नाम दिया था जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय शांति को लेकर अपने 14 सिद्धांत पेश किए थे। इन सारे लोगों ने आदर्शवाद को अच्छे से स्टडी किया और उसके बाद ये कॉन्सेप्ट दिया कि वर्ल्ड में शांति ही अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट और उस चीज का परमानेंट सॉल्यूशन है, ताकि वर्ल्ड के बीच में वॉर जैसी नौबत नहीं है। व्यवहारवाद जो
पर्सपेक्टिव है अपने आप में 1960 के बाद में आती है ये थ्योरी, ठीक है। 1960 के बाद में ये चीज में आया कि वर्ल्ड में अब जैसे न्यूक्लियस वेपन्स वगैरह इतने ज्यादा हो रहे हैं अपने आप में, तो पीस स्टैब्लिश या उसको कंटिन्यू रखना बहुत बड़ी बात है। अंतरराष्ट्रीय शांति इस तरीके से स्थापित नहीं हो सकती है। तो अंतरराष्ट्रीय शांति जब अपने आप में स्थापित नहीं हो सकती, तो व्यवहारवादी जो उपागम है वो प्रमुख रूप से युद्ध पर महत्व देता है। ये कॉन्सेप्ट जो है व्यवहारवादी ये मानता है कि विश्व में अलग अलग देशों के बीच में कटुतापूर्ण व्यवहार होता है और विश्व में जो आपकी नेशनल इंटरेस्ट है, जो राष्ट्रीय हित है, उनको पूर्ति करने के लिए आपको युद्ध ही उसका सबसे बड़ा ऑप्शंस रहेगा हमारे सामने। तो देखिए, आदर्शवादी उपागम अपने आप में शांति को इंपॉर्टेंट देता है, व्यवहारवादी उपागम अपने आप में युद्ध को अपरिहार्य मानता है कि युद्ध होना अनिवार्य है। अगर आपको अंतरराष्ट्रीय संबंध में अपने आप को प्रभुत्वपूर्ण तरीके से रखना है, अगर आपको अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करनी है, तो उसके लिए आपको शांति की जगह युद्ध को अपनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक शब्द हमारे सामने उभर कर आ रहा है, राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित, देखिए सारा का सारा इंटरनेशनल स्टडी इसके ऊपर फोकस रहता है, राष्ट्रीय हित के ऊपर। और दूसरी चीज एक इसमें आती है शक्ति, पावर। आपको ज्यादा से ज्यादा पावर गेन करने के लिए आपको अपने इंटरनेशनल जो इंटरेस्ट है, जो नेशनल इंटरेस्ट है, अगर उनको फुलफिल करना है, तो आप आदर्शवादी तरीके से उनको फुलफिल नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करना और ज्यादा से ज्यादा शक्ति आपके पास रहे, तो आपको इस उपागम के हिसाब से, इस पर्सपेक्टिव के हिसाब से वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी कंट्री को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। ये दो उपागम थे। आदर्शवादी उपागम के बहुत बार जो हमने पढ़ा, मेन जो प्रणेता थे वुड्रो विल्सन थे, उसके अलावा इमैनुअल कांट है, डोले हैं, आदि इसके मेन विद्वान थे। व्यवहारवादी जो उपागम है, व्यवहारवादी उपागम बेसिकली मॉर्गेनथाउ एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं व्यवहारवादी उपागम के पॉप कहे जाते हैं, मतलब सबसे बड़े विद्वान थे अपने आप में मॉर्गेनथाउ। उसके बाद में जॉर्ज कैनन, नेबूर वगैरह आदि बहुत सारे लोग थे, उन्होंने व्यवहारवादी उपागम अपने आप में प्रस्तुत किया था। इन दो उपागम को हमने पढ़ना है। और देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, एक चीज अपने दिमाग में रखनी है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सबसे पहले हम लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की स्टडी क्यों करते हैं, उसके बारे में स्टडी करने की कोशिश करते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अपने आप में एक वर्ड का करंट टाइम में किस तरीके से एक वर्ड दूसरे कंट्री के साथ में, एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ में किस तरीके का रिलेशन है वो, और उनको पूरा का पूरा किस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर को अपने आप में मैनेज किया जाता है, उसके हिसाब से इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक वॉलिंग मेहदे थे, वॉलिंग करके थे, एक फेमस राजनीतिक वैज्ञानिक, उन्होंने कहा था कि हम परिस्थितियों के अनुसार खुद को परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ी चीज यही होता है कि हम हमेशा ही अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते रहे। जब हमेशा ही हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति करेंगे रखने, तो सबसे बड़े चीज जो अंतरराष्ट्रीय संबंध में हमारे सबसे बड़े उद्देश्य है वो है नेशनल इंटरेस्ट। चाहे हम हमारी कंट्री का एग्जांपल लें, हमारी कंट्री का सबसे बड़ा नेशनल इंटरेस्ट मान लो, हमारी सबसे बड़ी पॉलिसी नेम के साथ में जुड़ा हुआ, गुट निरपेक्षता के साथ में जुड़ा हुआ है। पहले के टाइम में ये हमारी इंडिया जो फॉरेन पॉलिसी थी उसका बेसिक पॉइंट है, और हम लोग पीस को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, पंसिल के जो प्रिंसिपल थे उसके अकॉर्डिंग। तो ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट से जुड़ा है, और जब हम हमारे नेशनल इंटरेस्ट जो हमारे उद्देश्य है उनकी पूर्ति करते हैं, तो जब राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने के लिए हमारा अलग अलग कंट्री के साथ में किस तरीके से रिलेशन हम लोग मैनेज करते हैं, ये सारा हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन में स्टडी करेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन में ये दो पॉइंट को हम लोग अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है, और नेशनल इंटरेस्ट को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में किस तरीके से एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ या प्रेशराइज के साथ में या आदर्शवादी तरीके से या व्यवहारवादी तरीके से उसकी पूर्ति करने की कोशिश करती है। अलग अलग विद्वानों ने इंटरनेशनल रिलेशन को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है। एक फेलिक्स निग्रो करके विद्वान थे, उन्होंने बोला कि इंटरनेशनल रिलेशन बेसिकली जो फॉरेन पॉलिसी होती है किसी भी कंट्री को उसमें स्टडी करने का काम करता है। पामर परकिंस जो थे वो इंटरनेशनल
पॉलिटिक्स को राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन कहते हैं। तो इसके अलावा अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग टाइम पर इंटरनेशनल रिलेशन की अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले जो बेसिक इंट्रोडक्शन था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जो हमारा फर्स्ट यूनिट है, उसमें हम लोगों को मीनिंग पढ़ना पड़ेगा, नेचर, एरिया और इसकी एक्सप्लेन, मतलब किस तरीके से इसको डिफाइन किया जा सकता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अपने आप में ज्यादा पुराना विषय नहीं है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बेसिकली 1919 के बाद में, जब आप लोगों को ये पता है कि यूएनओ अपने आप में आज जो यूनिवर्सल बॉडी है उससे पहले भी एक राष्ट्र संघ बना था 1919 में। उसके बाद से हम लोगों ने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को स्टडी करना स्टार्ट किया। वेल्स यूनिवर्सिटी के एक विद्वान थे अल्फ्रेड जिमर, उन्होंने इस सब्जेक्ट को एक स्वायत्त विषय के रूप में पढ़ाना शुरू किया। लेकिन अगर प्रॉपर ढंग से हम लोग देखें इंटरनेशनल रिलेशन का विकास तो 1945 के बाद में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में नॉर्थ अमेरिका और जो वेस्टर्न यूरोप है उसकी बहुत सारी कंट्री में इस विषय को अलग तरीके से पढ़ाया जाना शुरू हुआ। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को हम लोग दो पर्सपेक्टिव के हिसाब से पढ़ेंगे। पहला पर्सपेक्टिव है आदर्शवादी तरीके से, दूसरा पर्सपेक्टिव है व्यवहारवाद की तरह से। आदर्शवादी जो मैन है, आदर्शवादी का मेन थ्योरी यही है कि आदर्शवाद शांति को महत्व देता है। वो ये मानता है कि युद्ध केवल टेम्पररी सॉल्यूशन है, किसी भी बात का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। इसलिए इंटरनेशनल रिलेशन में पीस को सबसे ज्यादा महत्व देने वाला उपागम है आदर्शवादी उपागम। व्यवहारवादी उपागम जो है ये कॉन्फ्लिक्ट को अनिवार्य मानता है। विश्व का एक देश का दूसरे देशों के साथ में संघर्ष होगा, वो संघर्ष शक्ति को लेके हो सकता है, वो संघर्ष आपके नेशनल इंटरेस्ट को लेके हो सकता है, लेकिन संघर्ष अपने आप में अंतरराष्ट्रीय राजनीति का अपरिहार्य तत्व है, ये मानने वाला उपागम है व्यवहारवादी उपागम। व्यवहारवादी उपागम में सबसे बड़े विद्वान कहे जाते हैं मॉर्गन थे, और उन्होंने व्यवहारवाद को लेकर अपने 6 महत्वपूर्ण प्रिंसिपल दिए हैं। एक विद्वान हुए टिकनर, जिन्होंने मॉर्गन थॉम के इन 6 प्रिंसिपलों की बहुत अपने तरीके से, अपने नजरिए से उनकी आलोचना करने की कोशिश की है। इसके अलावा नेबूर, केनन, ऐसे बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने इस पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की स्टडी करने की कोशिश की है। अब अलग अलग तरीके से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स करंट टाइम में एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ में किस तरीके के रिलेशन है, वो सारा हम लोग इसके अंदर स्टडी करने की कोशिश करें। इसके अलावा यूनो जितने भी सारी वर्ल्ड में इंटरनेशनल बॉडी है, रीजनल बॉडीज जितने भी हैं, ऑर्गेनाइजेशन जितने भी, यूएनओ हो गया, सार्क हो गया, आसियान हो गया, उन सभी की स्टडी भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग की जाती है। तो आज की क्लास में हमने जस्ट हमारा 3rd ईयर का जो फर्स्ट पेपर है उसका जनरल इंट्रोडक्शन करने की कोशिश की है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में